चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए तो अभी क्या करना है हम लोगों को, रिटर्न ऑफ इनकम। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई, मेरे बच्चा, रिटर्न ऑफ इनकम। चलिए तो रिटर्न ऑफ इनकम में क्या पढ़ना है भाई साहब, बेसिकली रिटर्न होता क्या है। अब इनकम टैक्स का रिटर्न हम क्यों फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न होता क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है, एक ब्यौरा है, आपका कच्चा चिट्टा है, ठीक है ना, कि भाई साहब मैंने साल भर में इतना पैसा कमाया, मेरी साल भर की इतनी कमाई थी, मेरे साल भर की इतनी इनकम थी, इतना मैंने साल भर में क्या करा है, पैसा कमाया है, ठीक है ना, वो आप उसमें शो करते हो। उसके ऊपर कितना टैक्स आता है वो आप उसमें शो करते हो, ठीक है ना। अच्छा आपने पैसे जो कमाया वो कहां से कमाया, कौन से हेड में कवर होता है, वो कहां से आप पैसा कमा रहे हो। सो बेसिकली ये पूरा एक स्टेटमेंट, एक फॉर्म में आप चीजें क्या करके देते हो, फिल करके देते हो इनकम टैक्स वालों को, ताकि वो ये पता लगा पाए कि आपने जो टैक्स पे किया है या आप जो टैक्स पे कर रहे हो क्या वो प्रॉपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो टैक्स लगता है वो रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर लगता है, जो भी आपका टैक्स अमाउंट है वो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ये टैक्स अमाउंट काय के ऊपर लगने वाला है, रिटर्न इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर। अब ये जो टोटल इनकम आई है ये कैसे आई है, ये कैसे आपने कैलकुलेट करे, ये तो आपको पूरा ब्यौरा बताना पड़ेगा ना इनकम टैक्स को। अच्छा आपने जो इनकम कमाया वो कहां से कमाया, ऐसा तो नहीं आपने मर्डर कर दिया, मर्डर करके आपने पैसे कमा लिए, उसके ऊपर आपने टैक्स भर दिए और वो पैसा बैंक में ले लिए, ऐसा थोड़ी ना चलता है। सो बेसिकली आपको वो पूरी डिटेल्स क्या करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है, कहां पे, आपके रिटर्न ऑफ इनकम में, ठीक है। तो वो जो रिटर्न ऑफ इनकम आप फाइल करते हो स्टेटमेंट के अंदर, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, फिल करके देते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मुद्दा ये आता है कि सर इसमें हमको पढ़ना ये है कि रिटर्न ऑफ इनकम की डेट्स, ड्यू डेट्स ये क्या रहती है, ठीक है ना, कौन से इनकम की डेट क्या है, कौन से इनकम की डेट, रिटर्न की डेट क्या है, वो सारी डेट्स हमको क्या करनी है, पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है रिटर्न ऑफ इनकम, मैंडेटरी फाइलिंग। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और ऑलवेज बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, सब लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना एक कंपलसरी चीज होगी ना जी ना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी पर्सन की डेफिनेशन याद करो 231, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये ना वो फलाना डिमका, ये सारे, अरे भाई एजीपी, तुम्हारे एओपी, बीओआई, ठीक है ना, कंपनीज, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पर्सन हो गए, इन सबको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो क्या फिर हमारे देश की 125 करोड़ जनता सब रिटर्न फाइल करेंगी, आंसर इज नो। क्या सबके लिए कंपलसरी है, आंसर इज नो। तो किन के लिए कंपलसरी है और किन के लिए ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, चलेगा, ठीक है ना। तो पहला मैंडेटरी फाइलिंग, इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनी एंड फर्म। ध्यान से सुनो भाई, चगल मत करो चैट में, ध्यान से सुनो, और अच्छा लगा तो लाइक वाइक करो। हाँ, सो रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी फाइलिंग, क्या बोलने का मतलब है, कंपनी है या फर्म है, मतलब कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, एलएलपीज है, तो उनके लिए ये ऑलवेज कंपलसरी होता है क्या फाइल करना, रिटर्न ऑफ इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो भाई मतलब वो कितना भी कमा रहे, सर उनकी बेसिक एग्जाम्पशन मैं एकदम मोबाइल फेंक के मारूंगा, बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है कि कंपनी और फर्म को कुछ भी नहीं मिलता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो दे हैव टू फाइल रिटर्न, सर नहीं कमा रहे तो भी फाइल करना पड़ेगा, क्लियर। अ पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, ऐसे लोग और जो कि कंपनी या फर्म नहीं है, उनको कब करना पड़ता है, तो वो बोलता है कि इफ it is if the total income without giving effect to chapter 6A provisions or 54 series 54B D ECF GA GB exceeds मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट। मतलब बेसिक अगर मैं बोलूं तो आपकी टोटल इनकम अगर, ठीक है ना, 2.5 लाख रुपए तक है, बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर आप कवर होते हो, या 3 लाख तक है या 5 लाख तक है, सर 2.5 लाख नॉर्मल केस में, 3 लाख सीनियर सिटीजन के केस में, 5 लाख सबके लिए, ठीक है ना, अगर लिमिट है तो आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर अगर आपका टैक्स नहीं ला रहा है, मतलब आप बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर कवर हो रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की। लेकिन अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन आप नहीं कवर हो रहे हो मतलब इसके अंदर, तो फिर आपको कंपलसरीली फाइल करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एक्सीड कर जाती है इससे तो कंपलसरी है फाइल करना, नहीं करती है एक्सीड तो कंपलसरी नहीं है फाइल करना। आर गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। कंपलसरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन रिलेशन टू एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा ये तो 2 हो गए, इनके अलावा और कौन कंपलसरी है, ऐसे लोग जो कि रेसिडेंट पर्सन है इंडिया के, एनी रेसिडेंट पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर 139(1) ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज एनी एसेट। मतलब ऐसे ऐसे रेसिडेंट पर्सन जिनको वैसे तो जरूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की, मतलब वो ये इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होते, बेसिक एग्जेम्पशन के अंदर ही कवर हो रहे हैं वो, वैसे तो उनकी कोई कमाई नहीं है, वैसे तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है रिटर्न फाइल करने की, लेकिन वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है इंडिया के और वैसे उनको रिक्वायरमेंट नहीं है फाइल करने की, बट
हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, मतलब कोई एसेट उनका फॉरेन में है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या अगर उनका कोई पैसा वैसा कोई फॉरेन के कोई दुकानदारी में या कोई फर्म में या कोई कंपनी में कहीं पे लगा हुआ है, दैट मीन्स एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनका इन्वॉल्व है कहीं पे कोई भी फॉरेन एंटिटीज में तो भी, या उनका कोई भी एसेट भी है फॉरेन में तो भी, या साइनिंग अथॉरिटी है कोई अकाउंट जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, लगाते बाहर बना देते अकाउंट, बोले इंडिया वालों को कहां से मालूम पड़ेगा, तो आउटसाइड इंडिया में कोई अकाउंट बना के रखे उनने, तो भाई उनको करना ही पड़ेगा। इट इज अ बेनिफिशियरी टू एनी एसेट ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट ए सी सेम, बस फर्क है पॉइंट ए में बोलता है आपका खुद का कोई एसेट अगर फॉरेन में है या कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका खुद का है तो, या कई बार ऐसा होता है ना हम हमारा नाम पे नहीं रहता है बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसके नाम पे रहता है, बेनिफिशियल ओनर कौन रहते हैं, हम रहते हैं, एक्चुअल रजिस्टर्ड ओनर हम नहीं है बट बेनिफिशियल ओनर शायद हम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और सी पॉइंट सेम है, बस जो फर्क है वो फर्क ये है कि ए में आपके खुद के नाम पे है और सी पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपके खुद के नाम पे ना होते हुए आप उसके क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो। Are you getting my point? Shall furnish on or before the due date a return of income or loss. अब क्या उनका इनकम हो रही है, लॉस हो रहा है, जो हो रहा है उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि इन तीनों एसेट से कमाई आ रही है कुछ आ रही है, उन्हें क्या बोला तुम्हारे नाम पे एसेट है, चाहे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्यों ना हो कोई एंटिटी में, साइनिंग अथॉरिटी है या बेनिफिशियरी इंटरेस्ट हो, क्लियर। एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म who is not required to furnish a return under section 139(1) is required to file income। अच्छा पहली बात ये सेक्शन 139(1) पढ़ रहे हैं, अब इसके अंदर देखो कंपलसरीली आपको समझ में आ गया किसको भरना है, कंपनी को भरना है, ठीक है ना। पर्सन अदर देन फर्म और कंपनी इनको भरना ही है, इनके लिए कंपलसरीली ये फाइल करना, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो कोई बंदे ऐसे हैं जिनको कंपलसरी नहीं है, ऊपर वाले 2 पॉइंट में कवर नहीं हो रहे हो, लेकिन उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या तो बेनिफिशियरी या तो रजिस्टर्ड वो खुद है या तो साइनिंग अथॉरिटी है, तो उनको फाइल करना है। अब उसमें क्या बोला, एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म, ऐसे लोग जो कि यहाँ पे ये पॉइंट में कवर थे, ये वाले सेकंड पॉइंट में, ठीक है ना, ऐसे लोग जो कि ये सेकंड पॉइंट में कवर थे, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी और फर्म को छोड़ के बोला है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) is required to file income tax return form prescribed or manner or before the due date, sorry my mistake, before the due date if during the previous year such person has deposited, मतलब ऐसे लोग जो कि पहले तो यहां से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे लोग जिनको कंपनी नहीं है, पॉइंट नंबर 1, ना वो कंपनी है ना फर्म है, ना वो लोग ये सेकंड पॉइंट में कवर हो रहे हैं, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर भी नहीं है उनका, और ना वो ये थर्ड पॉइंट के अंदर कवर हो रहे हैं। मुझे क्या समझ में आ रही है क्या, ना वो फर्स्ट ना सेकंड ना ये थर्ड फॉरेन वाले तीनों पॉइंट में कवर नहीं हो रहे। सो इसके अलावा भी कोई और लोग हैं, हाँ उनको भी फाइल करना चाहिए, कब, जब वो ए बी सी डी पॉइंट में आते हैं। तो चलिए थोड़े अमेंडमेंट थोड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हैज डिपॉजिटेड एनी अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट, मतलब ऐसे लोग जो लोग ये तीनों पॉइंट में ऊपर वाले कवर नहीं होते, लेकिन उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, मेंटेन विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, टोटल एक साथ 1 करोड़ जाके डाल दिए, या थोड़ा थोड़ा करके साल भरे में 1 करोड़ रुपए, सेविंग अकाउंट नहीं बोला बे, करंट अकाउंट में क्या कर दिए, जमा कर दिए। तो भाई साहब उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर उनने कुछ नहीं कमाया, भले ना कमाए, उसने डिपॉजिट किया ना उसके अकाउंट में, फाइल करना पड़ेगा। फिनिश। हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, वर्ड हमेशा ऐसे रहता है, या तो कोई अमाउंट एक साथ किया या एग्रीगेट किया, एक्सीडिंग 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर अ ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री। अभी जैसे तुम्हारा भाई क्या क्या है, घूम के आया, बीवी को भी लेके गया था, जाना ही पड़ता ना, अकेले तो जा नहीं सकते, खैर। तो पॉइंट क्या आता है उसके अंदर कि अगर तुमने तुम्हारे लिए या तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर के लिए भी 2 लाख एक ट्रिप पे या साल भरे में मिला के अलग अलग जगह हमारे ट्रिप 2 लाख से ऊपर एक्सीडिंग, एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 रहा तो नहीं जरूरत है, एग्जैक्ट 2 है तो कुछ दिक्कत नहीं, 2 के ऊपर है तो भले तुम्हारी कोई कमाई हो ना हो साल भरे में, तुमको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। तो मैं हूँ, जैसे मैं क्या सोशल सर्विस वाला बंदा, कुछ काम पैसा धंधा ऐसा कुछ खास नहीं करते, तो नहीं बेसिक एसएमजी अंदर आता तो मेरे को फाइल करना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि मैं भी फॉरेन जाके आया हूँ और वहां पे मेरा इससे ज्यादा खर्चा हुआ है। हाँ हाँ सर, फॉर्म उड़ा के आए, क्लियर। चलो, हैज इनकर्ड
एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब साल भर में 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, एक से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी जला दिए तो भी फुलफिल सच अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन, इनके अलावा भी कुछ कंडीशंस आती है, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के दिया। क्लियर? तो भाई उनको भी फाइल करना पड़ेगा। तो भाई पहला पॉइंट कंपनी है, फर्म है, ठीक है, पहला पॉइंट कंपनी है या फर्म है, एनी अदर पर्सन जो बेसिक एग्जामिनेशन के ऊपर जाते हैं, या ऐसे पर्सन जिनका फॉरेन में कुछ लेना देना हो, या ऐसे पर्सन जिनने 1 करोड़ के ऊपर करंट अकाउंट में, 2 लाख के ऊपर फॉरेन ट्रेवल में, या 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी के 1 लाख के ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी है ना फुल ले ली हो, अगर आते हैं तो भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर कब तक करना पड़ेगा? तो अब मजेदार बात आई है, सर ड्यू डेट दी हुई है, सर इसके अंदर अमेंडमेंट है ड्यू डेट वाले पॉइंट पे। सर देख लो, अरे तुमने पढ़े होंगे तो अमेंडमेंट वाला पढ़ाया होगा नहीं, ध्यान से सुनो। ड्यू डेट क्या बोलता है? एनी एसएससी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट अंडर 92E, हमारे काम का नहीं है वैसे तो, ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, फाइनल में आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन है, अभी नहीं है, ठीक है ना, तो वैसे तो अभी नहीं है तुम्हारे को, लेकिन सुन लो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब बेसिकली वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला, उन लोगों के लिए 30 नवंबर रहती है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम दिमाग लगाएंगे। दूसरा ऑफ असेसमेंट है, दूसरा इनके अलावा अदर कंपनी जो ये पॉइंट में कवर नहीं होती, जो अदर कंपनी डोमेस्टिक वगैरह फॉरेन जिसमें आती नॉर्मल, जो ऊपर वाले में कवर नहीं होती, वो लोगों के लिए 31 अक्टूबर। असेसी अदर देन ए कंपनी वेयर अकाउंट्स आर ऑडिटेड, अच्छा मतलब बेसिकली बी और सी एक ही पॉइंट है, बस फर्क ये है कि ऊपर बी में स्पेसिफिकली कंपनीज दिया हुआ है और सी पॉइंट में कंपनीज के अलावा दिया हुआ है, यानी बेसिकली बी पॉइंट जो है उसमें ये बोला है कि कंपनी है अगर, तो कंपनी को ऑडिट लगता या नहीं लगता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी के लिए ऑलवेज डेट है 31 अक्टूबर, बिकॉज कंपनी को ऑडिट लगता ही है हमेशा, ठीक है। दूसरा असेसी अदर देन कंपनी अकाउंट्स, मतलब अदर देन कंपनी जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है ना, एओपी होगी, बीओआई हो गई, ट्रस्ट होगी, तो उन लोगों के लिए भी 31 अक्टूबर है, बस उनको जब ऑडिट लगता है, ठीक है ना, एक पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सॉरी, एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म जिनके अकाउंट ऑडिट होते हैं, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिनके अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं, तो उसका जो भी पार्टनर है, एनी पार्टनर, वर्किंग नहीं, कोई भी पार्टनर, उसका जो भी पार्टनर है, उन लोगों को भी टाइम दिया गया 31 अक्टूबर तक। मतलब पॉइंट 1 सिंपल है, वो 92E वाली 30 नवंबर असेसमेंट ईयर की कंपनीज, उनके लिए 31 अक्टूबर, असेसी जिनको ऑडिट लगता है उनके लिए 31 अक्टूबर, पार्टनर जो कोई ऐसे फर्म में, जैसे मैं कोई फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है ना, अब मेरे को पर्सनली ऑडिट नहीं लगता, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट लगता है, तो अब मेरे को तो उसके ऑडिट होने तक रुकना ही पड़ेगा ना, मेरी सैलरी कितनी दे रहे वो लोग, या मेरा शेयर क्या दे रहे, तो इसलिए मेरे लिए भी टाइम लिमिट उतनी कर दी गई है, कितनी, 31 अक्टूबर। और जो लोग इसमें कवर नहीं होते, मतलब ऐसे लोग जो कि कंपनी नहीं है, या ऐसे लोग जिनको ऑडिट नहीं लगता है, या कोई ऑडिटेड पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में नहीं आते, तो भाई ऐसे नाम मुराद लोग, इनके लिए जो लिमिट कर दी गई है वो 31 जुलाई है, उसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, सर नहीं करता मैं रिटर्न, जाओ जो बन पर तो कर लो डॉट डॉट, है ना, नहीं करता फाइल में टाइम पे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, पहला ज्यादा से ज्यादा हम 2 चीजें आपसे लेंगे, एक तो इंटरेस्ट वाला लेंगे और दूसरा लेट फीस चिपकाएंगे, बस, और क्या, लेट करो, हमरा कहा जाता है, मत करो भाई, हमको कहा 2 चीजें होंगी, एक तो आपको ड्यू डेट की बात, जब ड्यू डेट चली जाती है तो उसके बाद से आपको 234A के अंदर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना भी आपको टैक्स पेमेंट आ रहा है उसके ऊपर, अब इंटरेस्ट तो जितना पेमेंट आ रहा है टैक्स का उसके ऊपर ही लगेगा ना, इनकम के ऊपर थोड़ी ना लगेगा, कैसी बातें कर रहे हो, लेट फीस देनी पड़ेगी 234F में, सर वो भी है, हाँ भाई देनी तो पड़ेंगी, सर नहीं दिए तो देनी तो पड़ेंगी, सर नहीं दिए तो देनी तो पड़ेंगी। क्या बोलता है, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, हमने जो पढ़े, चाहे उसकी 31 अक्टूबर डेट है तो 31 अक्टूबर, चाहे उसके लिए 30 नवंबर है तो 30 नवंबर, चाहे उसके लिए 31 जुलाई है तो 31 जुलाई, जो भी उसके लिए डेट है उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, फेल्स टू डू सो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, कोई भी पर्सन, कोई भी टाइप का कंपनी है, फर्म है, कोई नहीं कर पाता, जो भी टाइम 139 मंथ में दिया है, जो हमने डेट पढ़े 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 जुलाई, ठीक है ना, तो ये जो 31 अक्टूबर, 31 जुलाई और 30 नवंबर, ये जो डेट आपने देखी 139 मंथ में दी हुई नहीं देते हैं तो उसको पे करना पड़ेगा 5,000 रुपए की लेट फीस है, इंटरेस्ट नहीं है, लेट फीस है। सर 5,000 रुपए एग्जैक्ट पूरा अमाउंट? हाँ पूरा,
इफ रिटर्न वो ऑन और बिफोर 31 दिसंबर कर देता असेसमेंट ईयर। अब जैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर कोई भी पकड़ लूँ, 2021 पकड़ लूँ, तो 2021 प्रीवियस ईयर के लिए डेट क्या है, असेसमेंट ईयर 31 अक्टूबर यानी जुलाई, अक्टूबर या नवंबर जो भी डेट है, ठीक है ना, ये डेट पे नहीं करता है, तो कब तक करता है, 31 दिसंबर तक करता है, अप टू 31 दिसंबर तक करता है। चलेगा क्या, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 5,000 रुपये साथ में और दे देना और इंटरेस्ट 2 के अंदर देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा नहीं करता है सर, अप टू मार्च तक वो करता है। एनी अदर केस मतलब अप टू 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर तक करता है तो 10,000 रुपये लगेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, प्रीवियस ईयर 20-21 पुरानी बात होगी, प्रीवियस ईयर 21-22 की बात ले लो, 22-23 की ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि छोटे मोटे पर्सन जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है टोटल इनकम, उनको फिर 1,000 रुपये लगेंगे, उनके लिए 5,000 10,000 नहीं लगेंगे, बट ये वो लोगों के लिए जिनकी टोटल इनकम कितने के नीचे है, 1,000 रुपये के नीचे है। तो अगर तुम्हारी टोटल इनकम 1,000 रुपये के नीचे है तो फिर तुम्हारे को कितनी लगेंगी, सॉरी माई मिस्टेक, टोटल इनकम तुम्हारी 5 लाख के नीचे है तो 1,000 रुपये ही लगेंगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी, क्लियर। याद रखना तो पड़ेगा भाई, क्या कर से बताओ, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, 139 3 4 और 5 आता है, इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ लॉस, अब कुछ लोगों को रिटर्न ऑफ लॉस ही फाइल करना पड़ता है, सर क्यों, पेपर में कई बार पूछते, अभी पूछते इसलिए फाइल नहीं करना पड़ता, फाइल इसलिए करना पड़ता क्योंकि उनको लॉस हुआ है और वो लॉस उनको साथ साथ कैरी फॉरवर्ड भी करना है। वी ऑल नो दैट कैरी फॉरवर्ड मीन्स इस साल जो लॉस हुआ है उसको हम इस साल पूरा एडजस्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से हम उसको नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड। और नेक्स्ट ईयर में हम जाके नेक्स्ट ईयर की कमाई के साथ उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फाइल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर 139(1), ऐसे लोग जिनको लॉस का रिटर्न फाइल करना है वो 139(1) के अंदर जो डेट दी हुई है, चाहे अक्टूबर हो या जुलाई हो या नवंबर हो, जिसमें भी वो कवर होते हैं, एज दी केस में भी, ठीक है ना। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट फाइल, टाइम पे नहीं करते हो या कमाई नहीं हुई लेकिन लॉस फाइल करना है, इनकम फाइल करना तो 139(1) में कर लोगे और लॉस का करना तो 139(3) में करोगे, और नहीं करते हो तो जो भी बिजनेस लॉस है, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो, चाहे नॉर्मल बिजनेस हो, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेसेस हो 3580 वाले, ठीक है ना, कोई भी हो, या कोई कैपिटल गेन का लॉस, कैपिटल लॉस मतलब कैपिटल गेन का लॉस है, कैपिटल लॉस मतलब और कुछ मत समझ लेना, कैपिटल गेन का लॉस है। किसका लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है, क्या एसटीसी जो है एलटीसी जो, तो भी करना पड़ेगा, या गधे घोड़े को मेंटेन करते हो तो उससे रिलेटेड लॉस है तो भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अभी तीनों लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो फिर आपके लॉस लेस हो जाएंगे। तो जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर में तो आपको पहली बार करना ही पड़ता है, हाँ उसके बाद वाले फिर आपको सेकंड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन जो ईयर में लॉस हुआ वो ईयर में तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, लेट फाइल कर सकते हैं क्या, अभी तो बताया 31 दिसंबर तक भी कर सकते हैं या 31 मार्च तक कर सकते हैं आखिरी रिटर्न। आप लेट में लेट, असेसमेंट ईयर जहां पे एंड होता है, जहां पे भी असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है, इफ यू टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर 20-21, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 21-22, एंड कहां पे हो रहा है, एंड ऑन, असेसमेंट ईयर एंड कहां पे हो रहा है, असेसमेंट ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2022, तो यहां तक फाइल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेम प्रीवियस ईयर आपका 21-22 है और असेसमेंट ईयर आपका 22-23 है, तो असेसमेंट ईयर एंड्स ऑन 31/3/23, जो भी आपके लिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसकी हम बात करें, क्लियर। ये टाइम तक आप बात फाइल कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते। सेम ये टाइम तक आप रिवाइज कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। अच्छा, रिवाइज आप बिलेटेड रिटर्न भी कर सकते हैं और पुराना नॉर्मल रिटर्न भी कर सकते हैं। बिलेटेड मतलब लेट फाइल किया हुआ रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आखिरी रिटर्न दोनों के लिए, फाइल करने के लिए भी और रिवाइज करने के लिए भी, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट,
ठीक है, बिलेटेड रिटर्न भी अभी रिवाइज हो सकते हैं। पहले एक जमाना होता था जब बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं होते थे, तुमने लेट फाइल के ड्यू डेट के बाद तुम रिवाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी ऐसा पॉइंट हटा दिया गया है। क्लियर क्लियर। तो इनमें से यहाँ तक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी छुटपुट बातें, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। और वो छुटपुट बातें क्या है, देखो 139A, अब ये क्या है, पैन नंबर। 139A की अगर हम बात करूं तो क्या बोलता है, पैन नंबर के बारे में बोलता है। अब कई जगह ऐसी है, इसलिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना के इसलिए दिया है क्योंकि रेगुलर वाले इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है पॉइंट पे, सर ये समझ में नहीं आता पैन कहाँ पे कंपलसरी कहाँ पे नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिवीजन में बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी आखिरी की चीजें रट्टा लगाने वाली। ठीक है, तो पैन नंबर कहाँ पे कंपलसरी होता है, तो भाई इनमें से तुम्हारा कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, तो तुम्हारे को उस केस में तुम्हारे को पैन कार्ड तुम्हारे पास होना कंपलसरी है, तुमको वहां पे शो करना ही पड़ेगा पैन कार्ड। तुम अगर पैन कार्ड शो नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला मैंडेटरी, टोटल इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तुम्हारी ग्रॉस टर्नओवर जो है रिसिप्ट वो ग्रेटर देन 5 लाख है तो आ जाओगे। सर देखो तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो तुमको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, एंड रिटर्न फाइल करने के लिए तुमको कंपलसरीली पैन कार्ड होना जरूरी है। देखो हर बंदे के पास पैन कार्ड होना जरूरी है, ये बात गलत होगी। आधार कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तुम्हारा, इनकम टैक्स का आइडेंटिटी प्रूफ है। तो अगर तुम्हारा बेसिक एग्जम्पशन के ऊपर जा रहा है तो ही तुमको पैन कार्ड की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम ऊपर वाले पॉइंट में कवर नहीं होते। तुम्हारा जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर है, या तुम्हारी जो ग्रॉस रिसिप्ट है सर्विसेज के केस में वो 5 लाख के ऊपर है तो कंपलसरी, भले तुम्हारा बेसिक एग्जम्पशन ना हो, भले तुम बेसिक एग्जाम के नीचे हो, एग्जाम्पशन के नीचे हो, बट तुम्हारा टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर या रिसिप्ट 5 लाख के ऊपर है, या तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है। एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल which enters into a allowed financial transaction of an amount aggregating to 2.5 लाख or more in a financial year। हर वो बंदा जो रेसिडेंट है अदर देन एन इंडिविजुअल which enters into an financial transaction of an amount aggregating to 2.5 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए भी कंपलसरी है। मतलब सर एंड ऐसा बंदा जो कि रेसिडेंट है, एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट बट अदर देन एन इंडिविजुअल विच एंटर्स इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कंपनी फर्म वगैरह जो कि 2.5 लाख से लेके ज्यादा है, 2.5 लाख से, तो उसके लिए कंपलसरी। एवरी पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बेयरर ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन सी ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटिंग ऑन बिहाफ। तुम कोई भी कंपनी के क्या हो, मेंबर हो तो तुम्हारे लिए आ जाते हैं। सर्टन ट्रांजैक्शन, ये तो कुछ लोग हो गए उनके लिए बोला था। अब ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी पैन कार्ड जरूरी है। देखो यहाँ तो लोगों के बारे में बोला था ना, ऐसे लोग जिनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा कमाई है, या ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, रिसिप्ट 5 लाख से ज्यादा है, ऐसे लोग जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके लिए, ऐसे लोग जो कि इंडिविजुअल नहीं है लेकिन रेसिडेंट है और वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कोई 2.5 लाख से ज्यादा का, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा का, ऐसे लोग, एवरी पर्सन हु इज या तो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, ऑथर है, फाउंडर है, करता है, चीफ सीईओ है, ऑफिस बेयरर है, ये कोई भी है तो भी। सर्टन ट्रांजेक्शंस वेयर पैन इज मैंडेटरी, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जहां पे पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। सर वो कौन से, सर सेल और परचेस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यू एट अमाउंटिंग एक्सीडिंग 10 लाख, तुम 10 लाख से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, पैन कार्ड कंपलसरी तुम्हारे को, गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा। जाओ प्रॉपर्टी खरीदो बिना बताए, पॉसिबल है क्या, नहीं, पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। कोई भी तुम बेच, अच्छा खरीदो और बेच रहे हो, दोनों ट्रांजेक्शन में तुम खरीदते हो और बेचते हो कोई भी मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर, कार वार, 2 व्हीलर नहीं। अब मैं तो बोलता हूँ 2 व्हीलर को भी लाना चाहिए, 10 लाख के ऊपर की गाड़ियां लेते हैं आजकल लोग, 2 व्हीलर, मजाक तो ना कर रहा, बट नहीं है, अदर देन 2 व्हीलर। तुम अगर कोई भी गाड़ी खरीदते हो जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन लगता है आरटीओ वाईटीओ का, अभी जो रोड पे दौड़ाते हो तुम कारे वारे 10, ठीक है ना, तो भी लगेगा, लेकिन छोटी मोटी नहीं, 10 लाख से ज्यादा सारी कार में लगेगा, सॉरी मैं मिस्टेक, सारी कार में लगेगा, कोई भी कार ले रहे हो, ठीक है ना, कोई भी कार ले रहे हो सारी कार में लगेगा, 10 लाख वाला तो टीसीएस है, ठीक है। अ टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, या तो तुम एक एफडी बना रहे हो 51,000 की, या 20-20 हजार की बना के साल भर में 5 लाख की बना ले रहे हो, 5 लाख से ज्यादा की तो लगेगा। देखो आपस में बोलो, या तो तुम 50,000 के ऊपर वाली एक ही बना ले रहे हो, 50,000 की बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने क्या करा, 50-50 की 10 बना ली तो 5 लाख तक बनाई चलेगा, लेकिन 5 लाख के ऊपर की बना दी तो फिर तुम्हारे को पैन कार्ड कंपलसरी होगा। यानी 50 या 50 से नीचे की बनाते हो तो पैन कार्ड कंपलसरी नहीं, कितनी बना लो, लेकिन मैक्सिमम कितनी, 5 लाख तक। 5 लाख के ऊपर की जा रही है तो फिर तुम्हारे लिए पैन कार्ड क्या है, कंपलसरी है। क्लियर,
बिल पेमेंट कर रहे हो कोई होटल और रेस्टोरेंट्स का 50,000 से ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो लगेगा। कैश डिपॉजिट कर रहे हो तुम 50,000 उससे ज्यादा बैंक अकाउंट में, तो लगेगा एक दिन में, एक दिन में, पूरे दिन में। कैश पेमेंट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा कोई भी ट्रैवल से फॉरेन कंट्री में, तो लगेगा। मेक एन एप्लीकेशन टू एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। तुम कोई बैंक को चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी लगेगा, और एक्सेट्रा। सर याद रखना है क्या? बहुत शॉर्ट चार्ट के दिए, उतने तो याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये डिफेक्टिव रिटर्न वाला पॉइंट है। अभी क्या होता है डिफेक्टिव रिटर्न वाला पॉइंट? डिफेक्टिव रिटर्न वाला पॉइंट बेसिकली होता है कि कई बार क्या होता है ना, तुम्हारा जो रिटर्न होता है तुम फाइल तो कर देते हो, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, कुछ एरर आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। कई बार होता है तुमने क्या करे, टैक्स नहीं पे करे, टैक्स शो कर दिए रिटर्न में, पे नहीं करे, चालान नहीं भरे, तो आ जाता है। कई बार कोई बैलेंस शीट अपलोड नहीं करी जहाँ पे करनी चाहिए थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ तुमने छोड़ दिए थे, कुछ नहीं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरी, या कोई भी इस तरीके का कारण होता है, तो उन कारणों में तुम्हारा क्या होता है, डिफेक्टिव मान लिया जाता है। बट इफ नाउ टैक्स अगर तुम नहीं पे कर रहे हो आरओआई के पहले, तो फिर तुम्हारा रिटर्न डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई और कारण से तुम्हारा रिटर्न डिफेक्टिव माना जाता है, तो फिर उस समय क्या होता है, तुम्हारा रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाता। फाइल किया हुआ रहता है लेकिन फाइनल प्रोसेस नहीं हो पाता, तो फिर उस समय क्या होता है, तुम्हारे को ना एक इंटीमेशन आता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई तुम्हारा रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो चुका है, ये इसके अंदर डिफेक्ट है, तुमको हम आज से, यानी जिस दिन वो इंटीमेशन आता है उस दिन से लेके 15 दिन का समय देते हैं वो एरर ठीक करने के लिए। तुम 15 दिन के अंदर अंदर वो एरर ठीक कर लो तो तुम्हारा रिटर्न प्रोसेस कर देंगे आगे, नहीं तो फिर तुम्हारा रिटर्न इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा, दैट मींस तुमने रिटर्न फाइल किया ही नहीं, ये मान लिया जाएगा। अगर तुम 15 दिन के अंदर नहीं बनाते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर कर लो। 15 दिन कहां से गिने जाएंगे, रिटर्न भरने की डेट से नहीं, तुम्हारे को जिस दिन इंटीमेशन आया डिपार्टमेंट की तरफ से उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर तुम क्या कर लो, एरर ठीक कर लो। तुम कर लेते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो तुम्हारा रिटर्न इज एज गुड एज नहीं फाइल किया, दैट मींस इनवैलिड रिटर्न, ठीक है ना, इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा। क्लियर? दूसरी बात आती है 140 आ जाता है। अब ये क्या बोलता है, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। अब वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन मतलब भाई एक रिटर्न फाइल होता है, रिटर्न फाइल के अंदर हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उसके अंदर पूरा ब्यौरा डालते हैं कि मैंने पैसा यहाँ से कमाया, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो फलाना किया, मैंने ढिमका किया, जो भी किया, वॉट एवर किया तुमने भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की बात है, किया तुमने जो भी किया, तो रिटर्न फाइल किया। अब रिटर्न फाइल करते हो तो उसको साइन तो करना पड़ेगा ना, वेरिफिकेशन अप्रूव तो कराना पड़ेगा, कराना पड़ता है। इंडिविजुअल खुद का खुद कर सकता है, एचयूएफ का करता है, उसको कोई एडल्ट मेंबर कर सकता है, कंपनी का उसकी एनडी या कोई डायरेक्टर कर सकता है, या अगर किसी को और प्रिस्क्राइब करके रखे होंगे तो वो कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव वगैरह रहते कई बार कंपनीज के केस में, उनको अपॉइंट कर देते, वो तो वो कर लेते। मानो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर बाहर है, नहीं कर पा रहे, तो कोई पर्सन को ऑथोराइज कर दिया उन्होंने वो पर्पज के लिए, तो वो कर सकते। लिक्विडेशन में अगर कंपनी है तो लिक्विडेटर करेगा, इंसॉल्वेंसी के अंदर है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करेगा, इबी वाला। नॉन रेसिडेंट कंपनी है तो पर्सन होल्डिंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी वो करेगा। फर्म यानी मतलब अगर नॉन रेसिडेंट कंपनी है तब उसका इंडिया में कोई ना कोई पर्सन तो होगा ना जिसके पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, पावर जिसको दिया होगा वो करेगा। फर्म है तो एडल्ट पार्टनर, एलएलपी है तो मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर या एडल्ट पार्टनर। फर्म है तो एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई पार्टनर या किसी को प्रिस्क्राइब किया हुआ फॉर दिस पर्पस, तो वो। लोकल अथॉरिटी तो वहाँ का पीओ रहता है, प्रिंसिपल ऑफिसर। पॉलिटिकल पार्टी तो सीईओ वहाँ का रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एओपी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर रहता है। सो बेसिकली ये सारी केसेस में ये लोग क्या करेंगे, उस रिटर्न को वेरीफाई करेंगे कि हाँ दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली करेक्ट, जो भी फील्ड किए हुए हमारे नॉलेज के हिसाब से ये क्या है, करेक्ट है, जो भी हमने इसके अंदर डाला है आपको कुछ मिसलीड और मिसगाइड नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है कि भाई तुमने जो भी रिटर्न फाइल किया दैट इज फुल्ली प्रॉपर, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर होगी बात? ओके, चलते आगे। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर। अब ये क्या है, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज पैन may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in the lieu of PAN if he has not been allotted a PAN but possesses the Aadhaar number, has not been allotted a PAN and has intimated his Aadhaar number to, ठीक है। Every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of PAN card। अब कई बार क्या होता है ना, तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है कुछ कारण की वजह से, या तो अप्लाई नहीं किया या तो कोई कारण बस तुम्हारे पास पैन कार्ड क्या हो गया मालूम नहीं आपको एकदम से, सही, या तो मान लो तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है,
उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई साहब सिंपल सी बात होगी कि तुम पैन कार्ड की जगह अपना आधार नंबर भी, बुझी की बात, पैन कार्ड की जगह आधार नंबर भी तुम क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पैन अगर अलॉट नहीं हुआ है या पैन अलॉटेड है तो उस केस में भी तुम आधार नंबर डाल सकते हो टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद 39, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 234 तुमने पढ़ ली, 234F क्लियर। अच्छा अच्छा, पैन कार्ड के बदले में इंटरचेंजेबिलिटी ठीक है, पैन कार्ड के बदले में वाली बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कई बार कि तुम आधार नंबर कोड कर देते हो 139A जो है, every person who is eligible to obtain Aadhaar number shall on or after 1st day of July 2017 quote Aadhaar number in the application form from the allotment of permanent भी क्या है, कई बार क्या होता है, ये एक बात है, इंटरचेंजेबिलिटी इज अ डिफरेंट पॉइंट, वो एक अलग बात है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, तुमने आधार की जगह पैन की जगह आधार दे दिया, ठीक है ना, वो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे को पैन होने के साथ साथ या पेन नहीं भी है तुम्हारे पास, कोई भी रीजन है, लेकिन तुम्हारे को कई जगह पे आधार कार्ड अपने कंपलसरीली मेंशन करना ही पड़ेगा, तो वो पॉइंट लिखे हुए। तो ऐसे बंदा जहां पे आपको आधार नंबर मेंशन करना ही है, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शैल ऑन और आफ्टर 1st day of July 2017 कोड आधार नंबर इन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब तुम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे को आधार कार्ड मेंशन करना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, अब रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली बात है पैन कार्ड तो होगा ही तुम्हारे पास, तो भी तुम्हारे को आधार नंबर मेंशन करना है, मतलब इनकम टैक्स वाले तुम्हारे आधार कार्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वेयर द पर्सन डज नॉट पोजेसेस आधार नंबर, है ही नहीं तुम्हारे पास, तो एनरोलमेंट आईडी जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म करी हुई है गवर्नमेंट को आधार लाने के लिए, ठीक है ना, और टू हिम फ्रॉम इशूड टू हिम, जो भी एनरोलमेंट आईडी रहेंगे आधार अप्लाई करते टाइम पे आती है, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल कोटेड इन एप्लीकेशन ऑफ पैन, ये ऐसी केस में भी रिटर्न फाइल करने के केस में भी अगर आ रही है तो मजबूरी, ठीक है, सॉरी क्लियर। तो देखो अगर तुम्हारे पास पैन नहीं है तो तुम क्या, सॉरी आधार नहीं है तो तुम क्या कर सकते हैं, जो एनरोलमेंट आईडी है वो तुम मेंशन कर सकते हैं। भाई देख भाई थ्योरेटिकल है तो मेरे को मालूम है थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, मेरे को पता है वो बात, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन 1st day of July 2017 who is eligible to obtain Aadhaar shall intimate the Aadhaar to such authority in such an format prescribed on or before due date 25 days official gazette। अच्छा, तुम्हारे पास ऑलरेडी आधार कार्ड पहले से ही है, अब पैन कार्ड भी है, तो तुम्हारे को गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पास, हमारे पास देखो ये पैन कार्ड है और साथ में हम आधार कार्ड, बेसिकली इसको बोला जा रहा था कि आप आधार कार्ड नंबर अपडेट करो अपनी वेबसाइट पे इनकम टैक्स पे जाके, ठीक है ना, तो वो भी करना पड़ेगा। अभी इसके लिए पहले जो डेट दी थी बेसिकली वो अलग अलग डेट्स दी जा रही थी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बोल दिया गया है कि तुम अगर आधार नंबर अपडेट नहीं करते हो तो पैन नंबर जो अलॉट हुआ है तुम्हारे को वो इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर तुम 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड अपडेट नहीं करते हो तो, सॉरी मतलब अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से है तो, और तुम्हारे पास पैन कार्ड भी है, अब क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में तुम कवर नहीं हो रहे, तुम्हारे पास आधार कार्ड भी है पैन कार्ड भी है, लेकिन इनकम टैक्स वालों को ये मालूम नहीं क्योंकि तुमने पैन कार्ड तो पहले से लेके रखा हुआ है, 2017 के बाद तुम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते तो तुम्हारे को आधार कार्ड कंपलसरी लेना पड़ता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट तुम्हारे पास 2017 के पहले से ही पैन कार्ड है। अब 2017 के पहले से पैन कार्ड तुम्हारे पास है तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारे को कि तुम्हारे पास पहले से पैन कार्ड है, एक काम करो जो भी आधार कार्ड भी तुम्हारे पास है उसका भी नंबर यहाँ पे क्या कर दो, कोड कर दो, क्योंकि पहले आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था बट अब आधार कार्ड क्या हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है। समझ में आ रही बात। The provisions of this section shall not apply to any such person or class of or classes of person or any state or part of any state as may be notified by the central government in this BIAS in the official gazette, ठीक है ना, उतने पीरियड के अंदर उसको कर लेना पड़ेगा, जिनको एप्लीकेबल नहीं होती वो, अभी किसको एप्लीकेबल नहीं होगी, जिसके लिए ऑफिशियल गैजेट में नाम दिए हुए। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफिकेशन 37/2017 11/5/2017 effective from 1/7/2017 notified the provisions of 139A relating to quoting of Aadhaar would not apply to an individual who does not possess Aadhaar number and is। अब ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आधार कार्ड वगैरह कंपलसरी नहीं है कोड करना, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई ऐसा बंदा जो 80 के ऊपर चले गया, 80 के ऊपर चले गया, उनका आधार कार्ड बन ही नहीं रहा प्रैक्टिकली बताओ तो, ठीक है ना, या वो सिटीजन नहीं है इंडिया के, तो ऐसे केसेस में आपका आधार कार्ड कंपलसरीली नहीं है कोड करना, क्योंकि देखो ऊपर तो बोला गया था तुम नहीं करोगे कोड तो तुम्हारा पैन कार्ड क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, माना नहीं जाएगा तुम्हारे पास पैन कार्ड है, काम का नहीं रहेगा वो पैन कार्ड, तो तुम्हारी मजबूरी थी करना, अब नहीं करोगे तो ये लोग बेचारे तो कर नहीं पाते थे क्योंकि कुछ इशू होगा जैसा हम जम्मू कश्मीर और मेघालय वालों का आधार से रिलेटेड, इनकम टैक्स का लेना देना नहीं हमारे, हमको इतना याद रखना कि नहीं कर सकते वहाँ पे, नहीं भी करोगे तो चलेगा, नॉन रेसिडेंट है कोई 80 के ऊपर वाला है, कोई सिटीजन ही नहीं है इंडिया का, तो फिर उसके लिए कोई जरूरत नहीं है आधार कार्ड कोड करने की, आधार नंबर कोड करने की। क्लियर। नेक्स्ट आता है
अब नेक्स्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम सेक्शन 139B, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्कीम, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल पर्सन एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, an individual who has been issued a tax return preparer certificate and his unique identification number under this scheme by the partner organization to carry on professional preparing return prepare। अब देखो क्या होता है ना, कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि CA में इन लोगों से रिटर्न बनाई जाए। गवर्नमेंट ने ना एक TRP करके भी निकाला हुआ है कि आप भी TRP बन सकते हो। मतलब आप लोगों को, आपको अगर इनकम टैक्स का नॉलेज है, रिटर्न फाइल करते आता है, तो यू कैन ऑल्सो, यू आर ऑल्सो एलिजिबल क्या करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके बदले में आप फीस ले सकते हैं, लेकिन ये TRP बनना पड़ता है आपको पहले। अब TRP बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसकी एग्जाम होती है, वो देना पड़ता है। तो हाउएवर पर्सन आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए TRP। वो एग्जाम अगर आप देते हो तो आप बन सकते हो। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो TRP नहीं बन सकते। कोई शेड्यूल बैंक का मैनेजर है, ऑफिसर है, ठीक है ना, एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल बैंक विथ विच द एसएससी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट और अदर रेगुलर डीलिंग्स। अच्छा, तुम नहीं बन सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो नहीं बन सकते हैं। एनी लीगल, क्योंकि उनको ऑलरेडी बनने की जरूरत नहीं है। लीगल प्रैक्टिशनर जो है, जो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, सिविल कोर्ट्स वगैरह, वो नहीं बन सकते। तो बेसिकली ये लोग नहीं बन सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो बैचलर डिग्री कहीं से भी लिया हुआ है उनने, तो चलता है, बन सकते TRP, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। However, the following eligible person cannot furnish a return of income for an assessment year through a TRP। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह के भी TRP के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब देखो, ये वो लोग हैं जो TRP बन ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो TRP के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करा सकते। दोनों में फर्क है। वो लोग हैं जो TRP बन ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो TRP से रिटर्न फाइल नहीं करा सकते। मतलब अगर तुमको ऑडिट लग रहा है, चाहे 44AB में इनकम टैक्स के या कोई अदर लॉ में, तुमको अगर ऑडिट लग रहा है तो तुम नहीं करा सकते TRP से रिटर्न फाइल। तो तुम्हारे को प्रॉपर्ली चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही जाना पड़ेगा। तुम नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, नॉट अ रेसिडेंट इंडिया के, तो वो भी नहीं करा सकते। मतलब रेसिडेंट लोग ही करा सकते, दो लोग। An eligible person cannot furnish a revised return of income for any assessment year through a TRP unless he has furnished the original return of income of assessment year through such or any other TRP। देखो, अगर तुमने TRP के थ्रू नॉर्मल रिटर्न फाइल करा है तो उसके थ्रू ही तुम रिवाइज रिटर्न फाइल करा सकते। थोड़ा सा अलग पॉइंट है, लेकिन सुनना इजी है, कुछ खास नहीं, इजी है। देखो, तुमने TRP के थ्रू रिटर्न फाइल कराया, तो तुम फिर रिवाइज रिटर्न अगर तुमको कराना है, रिवाइज चेंजेस कराना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, तो तुम TRP के थ्रू करा सकते। अच्छा सर, मैंने एक रमेश TRP के थ्रू करवाया था, तो मैं सुरेश TRP से रिवाइज करा सकता हूँ क्या? हाँ, चलेगा। रमेश से भी करा सकता हूँ, चलेगा। लेकिन ओरिजिनल रिटर्न तुमने खुद नहीं है, कहीं और से भरे, तो रिवाइज तुम TRP के पास जाके करा सकते हो क्या? आंसर इज समझ में ही बात। Further, a return of income which is required to furnish in response to a notice under section 142(1)(1) or unless 148 153 cannot prepare return furnished through the TRP। मतलब भाई वो केसेस लगे हुए उसके ऊपर, ठीक है, असेसमेंट के, तो वो लोग नहीं कर सकते। सेल्फ असेसमेंट तो हमको पता ही है क्या होता है भाई। जो भी पेमेंट आपका टैक्स का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, फी का हो गया, वो आप खुद असेस करते हो, और असेस करने के बाद गवर्नमेंट को क्या करते हो, पे करते हो। उसमें से आप जो भी टैक्स TDS है, रिलीफ है, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। एनी इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ, जो भी TDS की है। क्लियर? अच्छा, ये कई बार ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको मार्क कर लो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। थोड़े बारीक पॉइंट मैंने थोड़े ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो, जितना मैक्सिमम रिवीजन में कवर करा सकता हूँ उतना कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में वैसे भी कि क्या अपन क्या क्या कवर बाकी बचा है हमारा, वो करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखो। Where the amount paid by the SSC under section 140A1 falls short of the aggregate of tax, interest, fee aforesaid। अब क्या हो रहा है ना, एक बंदा है, वो बंदे को टैक्स, इंटरेस्ट, फीस सब पे करना है, लेट फीस भी, इंटरेस्ट भी, कुछ भी फीस होंगी, ठीक है ना, और टैक्स भी पे करना है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, जो भी उसका टैक्स है वो कम पड़ रहा है, जो उसने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को वो कम पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट पहले क्या करेंगी, मतलब तुमने गवर्नमेंट को पे करके रखे 1 लाख रुपए, लेकिन अब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, टैक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, फीस अमाउंट है, वो सब मिला के जा रहा है 3 लाख रुपए। तो अब गवर्नमेंट वो जो 1 लाख रुपए का पैसा है उसको किसके अगेंस्ट में मान लेंगी कि तुमने क्या दे दिया, उसके आगे का तुम नहीं दे पा रहे, दिक्कत आ रही है, कुछ इश्यू चल रहे,
तो गवर्नमेंट क्या मान लेंगी कि 1,00,000 रुपए तुमने जो दिया है वो क्या का दिया है, टैक्स का दिया है, इंटरेस्ट का दिया है, फीस का दिया है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि फर्स्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड फीस पेबल, सबसे पहले वो टैक्स का जो भी अपना पैसे जमा किया रहा है वो जितनी भी फीस है, लेट फीस है, जो भी फीस है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एडजस्ट करा जाएगा और आखिरी में जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बच रहा है वो आपका टैक्स के अगेंस्ट क्या करा जाएगा, यूज करा जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, आपका जो भी पैसा दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है, आपका पूरा पैसा नहीं है। आपको देना था 3 लाख रुपए, आपने देके रखे 1 लाख रुपए। अब वो 3 लाख के अंदर आपको टैक्स भी देना था, आपको इंटरेस्ट भी देना था, आपको फीस भी देना था, ये सारी चीजें आपको देनी थी, ठीक है ना। तो अब इस केस में पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा किस तरीके से एडजस्ट करेगी, गवर्नमेंट जो पैसा किस तरीके से एडजस्ट करेगी, पहले किसके अगेंस्ट में करेंगी, फिर किसके अगेंस्ट में करेंगी, फिर किसके अगेंस्ट में करेंगी। तो भाई बहुत सिंपल सी बात आ जाती है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले फीस के अगेंस्ट में पैसा एडजस्ट करेंगी। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट की बात बताओ तो दूसरा वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में करेंगी और आखिरी अमाउंट जो है वो टैक्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या करेंगी, एडजस्ट करेंगी। क्लियर। अब ये कुछ एडवांस टैक्स के सेक्शन यहाँ पे दे दिए इनने, पढ़ लेते चलो। देखो 234A(b) ये जो लगता है ये क्या है, इंटरेस्ट जो लगता है वो क्या है, कैसे लगता है। देखो बहुत सिंपल है, आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है 234A के अंदर, बी के अंदर, ये पहले तो होता क्या वो समझ लो। तुमने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करे, तुमने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करे तो तुम्हारे को क्या हो जाएगा, ड्यू डेट तक तुमने रिटर्न फाइल नहीं करे तो तुमको लेट फीस तो लगने वाली है 234F में, 5,000 और 10,000 और 1,000 एस डी केस में भी 5,000 उन लोगों को लगेंगी जो लोग 1 अप्रैल तक, सॉरी 31 दिसंबर तक फाइल कर देते, डेट के बाद कर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद, लेकिन 31 दिसंबर तक कर दे रहे। 10,000 उन लोगों को लगेंगे जो 31 दिसंबर के बाद भी नहीं कर रहे बट 31 मार्च तक कर दे रहे, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो आप कर ही नहीं सकते फाइल, असेसमेंट ईयर एंड हो गया, आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते, कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको नोटिस आएगा सीधा और कुछ नहीं। क्लियर। तो वो तो हो गया लेट फीस, बट अब आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करे, साथ साथ में बट ऑब्वियस सी बात है कई बार होता है कि हमने टैक्स भी पे नहीं करे होंगे, कई बार लोग क्या करते हैं टैक्स पे कर देते रिटर्न फाइल नहीं करते। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ टैक्स तो आपको चालान के थ्रू पे करना पड़ता है ना, टैक्स आपने पे करके रख दिया, रिटर्न नहीं फाइल किया तो फिर लेट फीस लगेंगी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट क्यों लगेगा, अच्छा टैक्स भी पे नहीं करा, रिटर्न भी फाइल नहीं करा, तो रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए लेट फीस तो लगेंगी, बट टैक्स पे नहीं करने के लिए उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना। तो आफ्टर ड्यू डेट वो इंटरेस्ट चालू हो जाता है 234A के अंदर, ठीक है। तो फॉर द अबव इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234A शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज डिक्लेयर इन द रिटर्न एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ, कोई आपने पे करके रखा हुआ है एडवांस टैक्स, कोई टीडीएस पे करके रखा हुआ है, कोई रिलीफ आपको मिल रही है, तो इन सबसे माइनस कर दो। मतलब बेसिकली आपका जो बैलेंस टैक्स बच रहा है भरने वाला, ठीक है ना, वो माइनस कर दो। क्लियर। तो उतने अमाउंट के ऊपर आपको क्या लग जाएगा, 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 234B जो होता है इसमें भी टैक्स नहीं पे करने के लिए इंटरेस्ट लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंट अलग हो जाता है, वो आपने रिटर्न के बाद जो पे करे टैक्स, तो फिर वो रिटर्न के, जैसे अगर रिटर्न की ड्यू डेट करता हूँ 31 जुलाई को, रिटर्न की ड्यू डेट है आपकी 31 जुलाई, तो ये 234A में आपको इंटरेस्ट कब से लगना चालू हो जाएगा, 1 अगस्त से, नेक्स्ट डे जहां पे आपकी ड्यू डेट क्या हो रही है, रिटर्न फाइलिंग की खत्म हो रही है, तो उसके नेक्स्ट डे से आपको कहां पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, 234A में। क्लियर। लेकिन 234B जो है वो कब से चालू होता है, इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234B शैल बी कंप्यूटेड ऑन द असेस्ड और अफोर में और ऑन द अमाउंट बाय विच एडवांस टैक्स पेड फॉल्स शॉर्ट ऑफ असेस्ड टैक्स। कई बार क्या होता है, देखो एडवांस टैक्स बोला हुआ है कुछ लोगों को कंपलसरीली पे करने के लिए, बट वो लोग कंपलसरीली पे नहीं करते एडवांस टैक्स, तो फिर उस केस में क्या हो जाता है कि ये जो 234B का इंटरेस्ट है, लेट एडवांस टैक्स फाइल करना है, एडवांस टैक्स फाइल नहीं करना, ये कम भरना है एडवांस टैक्स। तुम्हारा एक्चुअल असेस टैक्स जब हमने असेसमेंट ईयर में निकाले तो वो आ रहा था 5 लाख, तुमने एडवांस टैक्स भर के रखे हो 3 लाख, तो जो 2 लाख है उसके ऊपर भी तुमको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। फॉर दी पर्पज असेस टैक्स में जो टैक्स जो भी आपका टोटल इनकम में आ रहा है, जैसे टीडीएस रिलीफ और ये सब क्या कर लो, माइनस कर लो, तो जो भी आपका टैक्स बच रहा है, इफ एनी एसएससी फेल्स टू पे दी होल और एनी पार्ट, या तो पूरा या तो कुछ पार्ट उसने पे नहीं करा, ऑफ सच इंटरेस्ट और फीस और टैक्स, ही शैल बी डीम्ड टू एन असेसी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स पे, नहीं पे करता है तो उसको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, देखो सिंपल सी बात है,
ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये पॉइंट हो गया ड्यू डेट ऑफ ROI, ये हो गया 31 मार्च। अब क्या है, देखो ड्यूरिंग द ईयर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इफ एडवांस टैक्स नॉट पेड ऑन द एडवांस टैक्स ड्यू डेट, देन 234, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वेवर में इतना लंबा प्रॉब्लम आएगा नहीं कैलकुलेट करने का, बट पता होना चाहिए। 234C का इंटरेस्ट लगता है, देन 243C इंटरेस्ट अप्लाइज। मतलब क्या, आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं करा, जैसे 15 तारीख है, 15 जून है, 15 सितंबर है, तो आपने वो टाइम पे फाइल नहीं करा, पे नहीं करा एडवांस टैक्स, आपको पे करना चाहिए था वो टाइम तक, वो नहीं पे करा, तो फिर उस केस में आपको क्या लगता है 234C के अंदर इंटरेस्ट लगता है। बट ये इंटरेस्ट कब तक लगता है, सिर्फ 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक, 234C सेक्शन के अंदर। फिर जब 31 मार्च खत्म हो जाता है तो 234B अप्लाई हो जाता है आफ्टर 31 मार्च, बट अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 234B रखता है। मतलब लग एक ही बार रहा है इंटरेस्ट, लेकिन अलग अलग सेक्शंस में। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इसके बाद ड्यू डेट के बाद भी अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो भाई सही है, बट टैक्स भी पे नहीं कर रहे हो। एम क्लियर, समझा? ये सिंपल से चार्ट है, याद रख सकते हो। क्लियर, ओके। सो अभी ये रिपीट हो गया बेच। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश, नेस्तु नाबूद, खत्म फिनिश। एक सेकंड, कौन कह रहे भाई, चिल्लर था चैप्टर, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लेना जरूरी था यार। देखो तुम्हारे प्रोसीजरल पार्ट बोलते हैं, मैं उसको यहाँ पे क्या बोलता हूँ, रिटर्न रिटर्न बोलते थे, रिटर्न एडवांस टैक्स। तुम्हारा वहाँ पे मॉड्यूल में देखोगे तो प्रोसीजरल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इजी था लेकिन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जाता है, थियोरेटिकली चीजें आती है कई बार एमसीक्यूज, सबको पता होनी चाहिए। क्लियर, ओके देन आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बहुत छोटा सा एक पार्ट है जिसमें से 234A तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एडवांस टैक्स, 207 से लेकर 219 तक के सेक्शन यहाँ पे कवर होते हैं भाई। एडवांस टैक्स होता क्या है, सर थियरी बहुत होगी, सर थियरी बहुत होगी, उल्टी आ जाएंगे तो आई, तो आई उल्टी हमको का लाइक इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या बोलता है, देखो एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 208 obligation to pay advance tax arises in every case where the tax payable is more than 10,000 or more। एमसीक्यू में पूछ लेता है किनको कंपलसरी एडवांस टैक्स पे करना, तो ऐसे लोग जिनका 10,000 या 10,000 से ज्यादा का क्या आता है, एडवांस टैक्स आता है। ऐसे लोग जिनका 10,000 या 10,000 से ज्यादा का क्या आता है, एक सेकंड, जिनका 10,000 या 10,000 से ज्यादा का क्या आता है, टैक्स आता है, उन लोगों को कंपलसरीली है फाइल करना क्या, एडवांस टैक्स। वो लोग भाई कंपलसरीली एडवांस टैक्स क्या करेंगे, पे करेंगे। मतलब सर अगर मान लो मेरा टैक्स साल भर का आ रहा है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, तो मेरे को एडवांस टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं भाई, तू अपना साल खत्म होगा, असेसमेंट ईयर चालू होगा, तो असेसमेंट ईयर जहाँ पे चालू होगा, ठीक है ना, तो वहीं पे तू क्या करना, तो वहीं पे तू क्या करना, अपना टैक्स भर देना। एडवांस एडवांस में तेरे को भरने की जरूरत नहीं है, इतना 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 मेहनत मत कर। तो ऐसे लोग जिनका 10,000 एग्जैक्ट या उससे ज्यादा का क्या आता है, टैक्स आता है, ठीक है ना, तो ओनली एंड ओनली वही पर्सन को क्या है, रिक्वायर्ड है क्या पे करना, एडवांस टैक्स पे करना रिक्वायर्ड है। क्लियर, उन्हीं लोगों को एडवांस टैक्स पे करना क्या है, रिक्वायर्ड है। अच्छा दूसरी बात, एक पॉइंट दूसरा, प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स इज नाउ एप्लीकेबल, hello, provisions of advance tax is now applicable on business income
कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडी एंड प्रोफेशनल इनकम 44 एडी है। अच्छा, अब जो एडवांस टैक्स की प्रोविजन है वो जो लोग 44 एडी में बिजनेस करते हैं या 44 एडीए में भी करते हैं, ठीक है ना, उनका भी अगर आप देखोगे तो 10,000 या उससे ज्यादा का क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है, तो उनको भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है पॉइंट। ऐसे लोग जो कि रेसिडेंट है, ऊपर से सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, इंडिया के बुड्ढे है, तुमको मालूम है आदत है मेरी बुड्ढा बोलने की, ठीक है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, नहीं तो बच्चे ना थोड़े से वो हो जाते, ऐसा करते क्या सर, ऐसा बोलते क्या, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देते भाई। क्या गर्दन कलम हो रही है क्या मेरी, ऐसा लग रहा है गर्दन कलम हो रही है। चलो क्या सर फालतू जोक मारे हो, अबे एक्चुअल बोला जो लगा वो। Provisions of advance tax is not applicable to a resident senior citizen not having any income chargeable under the PGBP। मतलब इंडिया के जो बुड्ढे हैं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, और उनका कोई धंधे वंधे से इनकम नहीं है, सैलरी की पेंशन मिल रही होंगी, कोई रेंट वेंट आ रहा होगा कहीं से, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेची कैपिटल गेन से पैसा कमाए होंगे, कुछ लॉटरी वॉटरी लग गई होंगी, या कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल रहा होगा उनको एफडी या कहीं पे सेविंग अकाउंट पे या कहीं से भी कुछ भी मिल रहा होगा, अदर सोर्सेज में कवर हो रहे होंगे। सो बेसिकली उन लोगों का टैक्स भले ही क्यों ना 10,000 से ज्यादा आ रहा हो, 50,000 क्यों ना आ रहा हो टैक्स उनका, बट उनको भी एडवांस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए सिर्फ सीनियर सिटीजन रेसिडेंट, सर इनके अलावा बाकी जूनियर हो तो वो मान लो उनका बिजनेस नहीं है लेकिन बाकी से आ रहा है तो भरना पड़ेगा, सिर्फ सीनियर सिटीजन रेसिडेंट। अच्छा, जो इंडिया के बुड्ढे जो 60 साल के बाद भी थकते नहीं और फिर भी बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए भी फिर नॉर्मल 10,000 वाली प्रोविजन ही लगेगी, फिर उनको पे करना पड़ेगा। ये वो लोग जिनकी पीजीबीपी में इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं अदर इनकम से कुछ, और उनका भले ही 10,000 से ज्यादा टैक्स आ रहा है तो भी उनको कंपलसरी नहीं है एडवांस टैक्स पे करना। क्लियर। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल इज, कैसे निकालेंगे, जितना भी आपका टैक्स आ रहा है उसमें से टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ 89 वाली और एएमटी का कोई क्रेडिट वेडिट होगा कंपनी के केस में, तो उन लोगों को माइनस कर दो, तो एडवांस टैक्स सॉरी अमाउंट ऑफ टैक्स निकल जाएगा। अब ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स निकला आपका, वो अमाउंट ऑफ टैक्स के ऊपर परसेंटेज लगा दीजिए। बेसिकली देखो एडवांस टैक्स में क्या होता है, हम लोग जनरली हमारा कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओ और असेसमेंट ईयर में उसका असेसमेंट करो, मतलब कंप्यूट करो कितना पैसा तुमने कमाए, और जितना भी तुमने पैसा कंप्यूट करने के बाद कमाए, जितना भी पैसा तुमने कमाए, ठीक है ना, कंप्यूट करो कितना पैसा तुमने कमाए, जितना भी पैसा तुमने कमाए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जितना भी पैसा तुमने कमाए उस पैसे के ऊपर, ध्यान से सुनना, जितना भी पैसा तुमने कमाए, जितना भी पैसा सॉरी जितना भी पैसा तुमने कमाए, ठीक है ना, वॉट एवर अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, तो जितना भी आप पैसा कमा रहे हो, जितना भी आप अमाउंट कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस अमाउंट के ऊपर आपको एडवांस टैक्स पे करना है। क्या होता है देखो, अब कोई भी प्रीवियस ईयर पकड़ लो, तो जनरली हम असेसमेंट ईयर पे क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, बट अब गवर्नमेंट को लालच आया, गवर्नमेंट बोले तू कमाता तो रियल टाइम में, मतलब तू प्रीवियस ईयर में कमाता है, तो जब जब तू कमाते जा रहा है ना रियल टाइम में उसका टैक्स देते जा रहा है, बोले हमारे पास, हम उसको एडवांस टैक्स बोल देंगे। तूने अब प्रीवियस ईयर में कमाया तो प्रीवियस ईयर में क्या देते, टैक्स देते, बट एडवांस टैक्स बोल के देते, है ना, समझ में ही बात। अब कैसे निकालेंगे एडवांस टैक्स, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तू ना हमेशा अपने जो भी एस्टिमेटेड इनकम है, देखो तुमको या किसी को मालूम नहीं है कि तुम्हारी इनकम कितनी हुई है टोटल साल भर की, बट ऑलवेज तुमको साल भर की इनकम निकालनी पड़ेगी एस्टिमेट करके, कितना आने वाले साल में, पूरे साल में कमाने वाले हो, उसके ऊपर कितना तुमको टैक्स आएगा, वॉट एवर तुम कमाने वाले हो साल भर में, ठीक है, जितना भी तुम कमाने वाले हो, अब जो भी तुम अमाउंट कमाने वाले हो उसके ऊपर तुमको कितना टैक्स आएगा, समझ में बात, तो वो हो गया तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स। तुमने कोई महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए टैक्स नहीं निकाले, तुमने पूरे साल का टैक्स निकाल ली, जो तुमने साल भर का टैक्स निकाल लिए, समझ में आ रही बात, तो वो साल भर का जो भी तुम्हारा टैक्स आया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो भी तुम्हारा क्या आया, साल भर का टैक्स आया, ठीक है, एस्टिमेटेड टैक्स, उसके कुछ परसेंटेजेस जो कि नीचे मेंशन्ड है, उसके कुछ परसेंटेजेस जो कि नीचे मेंशन्ड है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो वो उतने उतने परसेंटेज तुमको भरने पड़ेंगे। क्या बोलता है थोड़ा सा समझना, सपोज करो तुमने एस्टिमेट करी तुम्हारी इनकम, पहले इसको समझाने के पहले समझ लो, तुमने सपोज करो तुम्हारी एस्टिमेटेड इनकम है, तुमने अपनी इनकम जो है वो एस्टिमेट करी 10 लाख, मैं एक हवा में टैक्स निकाल रहा हूं, तुम्हारा जो टैक्स तुमने निकाले, सपोज निकाले 3 लाख, कुछ भी ले रहा हूं मैं ना, ऐसा वही मान के मत चलना, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एस्टिमेटेड टैक्स 3 लाख, एस्टिमेटेड इनकम तुम्हारी 10 लाख है, एस्टिमेटेड टैक्स तुम्हारा कितना निकला 3 लाख,
कितना निकला 3 लाख, ठीक है। तो एस्टिमेटेड इनकम होगी 10 लाख, एस्टिमेटेड टैक्स तुम्हारा निकल गया कितना, सॉरी एस्टिमेटेड इनकम होगी 10 लाख, एस्टिमेटेड टैक्स तुम्हारा निकल गया कितना 3 लाख। क्लियर। अब इस 3 लाख का जो तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स निकल रहा है, इसका तुमको देखो यहाँ पे परसेंटेजेस दिए गए, 15%, 45%, 75% और 100% और 100%, ठीक है ना। 15, 45, 75 और 100% तुमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब 3 लाख का 15% मतलब हो गया 45,000, 3 लाख का 45% जो भी हो गया, ठीक है ना, तुमको तब पे करना पड़ेगा। तो 15% तुमको पे करना पड़ेगा 15 जून या उसके पहले, ऑन और बिफोर 15 जून। 45% तुमको पे करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 15 सितंबर, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 75% पे करना पड़ेगा, और 15 मार्च तक मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर ही, ये 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही तुम्हारे को पूरा का पूरा टैक्स तुमको पे करते चलना है। अब ये एज रिड्यूस बाय का मतलब क्या, देखो थोड़ा समझो, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट रहते हैं। यहाँ भी बहुत लोगों को डाउट रहते हैं। अब ये क्या डाउट रहते हैं, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे जैसे 3 लाख है, तो 3 लाख का जो भी 3 लाख है, 3 लाख का अगर मैं 15% निकालता हूँ, एक एस्टिमेटेड लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाता है कुछ 45,000 रुपये। तो तुमको एडवांस टैक्स कितना देना पड़ेगा, तुम्हारे को एडवांस टैक्स पेमेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45,000, ठीक है। अब तुम निकालोगे कैसे, ये कैसे निकाला मैंने 45,000, 3 lakhs इंटू 15%, ठीक है। अब 3 lakhs ये कब तक करना पड़ेगा तुम्हारे को, 15 जून तक, ठीक है। अब 3 lakhs तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स है, मल्टीप्लाइड बाय 45%, कितना आ रहा है 1,35,000। अब तुमको यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, ध्यान से सीखना, 3 lakhs इंटू 45%, ये आ रहा है तुम्हारा 1,45,000। वन लैख क्या हो गया इसका मतलब, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, अरे यार क्यों आजाद दिख नहीं, मेरे इसमें शो नहीं हो रहा है। 1,45,000, तो तुम लोग बोलेंगे मैं 1,45,000 भरता, ऐसा नहीं। वो क्या बोलना चाह रहा है कि 15 सितंबर तक जो भी तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स था उसका 45% जमा हो जाना चाहिए। तो जो भी तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स था वो था 3 लाख, उसका 45% जमा हो जाना चाहिए, 45% जमा हो जाना चाहिए, दैट मीन्स 1,45,000 आपका 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। 1,45,000 आपका 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो 1,45,000 आपका कब तक जमा हो जाना चाहिए, 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। आई बात समझ में मेरी। अब तुम खुद सोच के देखो, तुमने ऑलरेडी 1,45,000 में से 45,000 तो पे कर चुके ना, हाँ। तो ये ऑलरेडी
पेड क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे 45,000। कितना पे करोगे, 1 लाख। अब बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर आपकी बात सर बराबर है, बट ऐसा क्यों? अरे यार देख, तूने ऑलरेडी वो क्या बोल रहे हैं, अप टू 45%, यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू 45% आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जमा हो जानी चाहिए। 3 लाख का 45% कितना आता है, 1,45,000। अब मान लो तुम 1,45,000 भी भर देते, पहले का 45 भी भर चुके होते, तो 145 प्लस 45 1,90,000, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख अगर मैं करूं तो मेरा आता है को 63%। तो 45% जमा नहीं होता, 63% जमा हो गया रहता। आप बात समझ रहे हो? तो वो अलग बात नहीं हो जाती। वो तो कितना बोल रहा है, 45% जो भी एस्टिमेटेड टैक्स है, क्योंकि आधा साल हुआ है बोले, तो आधे साल तक 45% जमा हो जाना चाहिए टैक्स का, क्योंकि आधा साल निकल चुका है, तो आधी साल की इनकम निकल चुकी है। समझ आई बात? तो वो जमा हो जाना चाहिए। क्लियर? तो कितना पे कर देंगे भाई, 1,00,000 रुपीज पे कर देंगे। गॉट इट और नॉट? क्लियर? तो सेम अप्लाई। अब 75% जब आएगा तो क्या करोगे? मैं मुंह से बता रहा हूँ करके आपको, 3 लाख का 75% जो कि आता है आपका 2,25,000। 2,25,000 माइनस कितना करोगे, कितना पे कर चुकी हो अभी तक? 45 पहले पे करे थे, 1 लाख अभी पे करे, मतलब 1,45,000 पे कर चुकी हो। 1,45,000 उसमें से माइनस कर देना, कितना आ रहा है, कुछ 80,000 आ रहा है, वो पे कर देना। आखिरी इंस्टॉलमेंट 100% की, तो 3 लाख का 100% 3 लाख माइनस माइनस क्या करोगे बताओ, कितना पे कर चुके हैं? पहले 45, फिर 1, फिर यहाँ 1 पे करे, फिर 80, कैसे आया वो निकाल लेना। अभी कितना करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, 80 1 और 45, तो 75,000 पे कर दूंगे। तो अगर आप इसकी टोटल मारोगे तो आपको आ जाएगा, आपका पूरा टैक्स 15 मार्च तक गवर्नमेंट के पास क्या हो गया है, जमा हो गया है। क्लियर? सबके लिए अब ये लिमिट है, पहले अलग होती थी सबके लिए, लेकिन अब सबके लिए लिमिट है। ठीक है? हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ी सी एक बात है, फॉर एलिजिबल असेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रेफर टू 44AD और एडीए। जो लोग 44AD और एडीए में आते हैं वो लोगों के लिए एक ही इंस्टॉलमेंट है, पूरा का पूरा टैक्स जो है 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक भर दो। वो लोगों के लिए अलग अलग डेट्स नहीं है। तो अगर तुम 44AD में आते हो वो 8% और 6% वाला वे, और 44AD में एडीए में आते हो प्रोफेशनल 50% में निपट जाते, जो ऑडिट इन दोनों में नहीं लगता है, तो वो लोगों के लिए 4 इंस्टॉलमेंट नहीं है। वो लोगों को गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा टाइम देती है, गवर्नमेंट बोलती है 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो तुम 100% एक साथ जमा करा दो, मतलब साल खत्म होने के पहले चल जाएगा। क्लियर? बट उनके अलावा बाकी सब लोगों के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो कंपनी हो, सबके लिए जो लिमिट है दैट इज कितनी, ये जो दी हुई है। समझा नहीं समझा? इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको 234B में इंटरेस्ट लगता है, जो हमने ऑलरेडी पहले समझे भी। ठीक है? अब यहाँ पे उसका परसेंटेज भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या परसेंटेज है। देखो वही चार्ट आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे चार्ट आपने देखो देखे होंगे, तो यही चीज यहाँ पे अपन बोलेंगे, देखना। ठीक है? हमने बोले थे, ये मिट गया, पता नहीं मिट कैसे गया, किसकी नजर लग गई। 24B 24A, ठीक है? अबे मतलब पहले देखे थे ना, क्या बोलते देखो, 234B या तो आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करे, या तो शॉर्ट पेमेंट करे एडवांस टैक्स का, जितना करना चाहिए उतना नहीं करे। तो फिर जितना भी पे नहीं करे, या तो पूरा पे नहीं करे तो पूरा, और जितना कम पे करे तो उतना। Interest under section 234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of assessed tax। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये आपको 234B जो है ये तब लगेगा आपका अगर एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए आ रहा था और आपने 1 लाख का 92,000 भर रखा है, तो फिर आप इसके अंदर कवर नहीं होगी, फिर आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। भले 8,000 आपने कम भरे, लेकिन जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने 1 लाख एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था साल भर का, और आपने पे कर रखा है कुछ 80,000 रुपए, 85,000 रुपए, 85,000, मतलब 90% से कम, तो फिर आप इसके अंदर कवर हो जाओगे। और फिर उस केस में 1% और पार्ट ऑफ द मंथ, या तो पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 1 महीना 10 दिन हो रहे तो उसका आप 2 महीना काउंट करोगे। ठीक है ना? तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब अगर 1 महीना 10 दिन हो रहे तो आप उसको उस केस में कितना लगाओगे, 2% लगाओगे, 1% लगाएंगे पार्ट ऑफ द मंथ के लिए फुल। और कब से चालू होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड एंडिंग ऑन द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। कब एंड होगा? जब तुमने इंटरेस्ट एडवांस टैक्स पे किया, यानी
ये क्या चालू होगा 31 मार्च खत्म होने के बाद, मतलब 1 अप्रैल से। क्लियर? अरे यस और नो। और सच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, जितना भी डिफरेंस रहेगा एडवांस टैक्स और जितना आपको पे करना है उसके बीच में, जो आपने पे कर चुके हो जितना आपको टैक्स पे करना है, असेसी असेस टैक्स टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम टीडीएस जो भी आपका है माइनस करके 1% लगेगा उस तो टीडीएस वगैरह से माइनस करने का। ठीक है, ये कब चालू होगा? टिल पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफरमेंट ऑफ टैक्स एडवांस टैक्स। अब तुमने साल भर में टाइम पे 15 जून को पे नहीं करे एडवांस टैक्स, या तुमने 15 सितंबर को नहीं करे, या तुमने 15 दिसंबर को टाइम पे नहीं करे, या तुमने 15 मार्च को नहीं करे, तुमने स्टार्टिंग में कम करे बाद में ज्यादा करे, तो फिर जितना जितना पीरियड के लिए तुमने कम कम पे करे जितना करना चाहिए था। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे आपको 15%, 3 लाख का 15% 45,000 जमा कराना था 15 जून तक। अब मतलब 45 की जगह क्या करे 20,000 जमा कर दिए, 25,000 नहीं पे करे, और 25,000 अपनी ये इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दिए, सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट के अंदर वहां पे कर दिया आपने पूरा। तो इस पीरियड के बीच का जो डिफरेंस था वहां का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जितना भी आप पीरियड में लेट पे करोगे उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट लगते चलेगा। क्लियर? वो 224C के अंदर लगेंगे, अगेन वो भी 1% ऑफ दी मंथ है फॉर 1 मंथ। क्लियर? और 234C हमने तो पढ़ लिए है, 234A भी हमने पढ़ लिए। क्लियर? ये पढ़ लिए ना यार, थोड़ी देर पहले तो पढ़े, वही हुई ये रिटर्न रेट के बाद चलो। अगेन 1% ऑफ द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, सिंपल सा ये जो चार्ट मैंने बना के दिया ना ये याद रख लो, बस रेट है 1%। आपको बस निकालने नहीं पूछेगा। पहले क्या होता था, निकालने में पूछने का चांस रहता था, बट एमसीक्यू में चांसेस बहुत कम रहते हैं, और निकालने पूछा भी तो आपको आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 234 भी कब से लगाओगे आप, जहाँ साल खत्म हो रहा है 1 अप्रैल से लेके उसके बाद तक। अच्छा 234C कब तक लगाओगे? जब तक साल खत्म हो रहा है। कब से लगाओगे? जैसे 15 जून को आपको पे करना था, आपने नहीं करे, आपने 17 जून को पे करे, तो 15 से लेके 17 जून का लगाना पड़ेगा। आपने 15 जून को पे करने की जगह आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को पे करे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ साथ, तो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक लगाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो नॉर्मली कैलकुलेट आपका हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स और रिटर्न भी कंप्लीट होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बोला भी था, प्रॉमिस करते हुए, प्रॉमिस ऐसे बोला था ना, प्रॉमिस करते हुए क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे रामायण। और हम रामायण पढ़ रहे थे ना, तो इसमें से हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों, और मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और उसके बाद आखिरी में हम 1-2 ढाई घंटे लेके पीजीवीपी भी कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब मेरे हिसाब से 2 क्लास और बची है, दैट्स इट। उसके बीच में जूम सेशन में ले लूंगा आप लोगों का, ग्रुप में भेज दूंगा मैसेज आप लोगों के, जो रेगुलर क्लासेस की ग्रुप है। ठीक है ना, वहाँ मैं भेज दूंगा। तो जो भी डाउट्स आप लोगों के आप बिल्कुल वहाँ पे बेझिझक होकर मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।